OC chapter number 5 forms of business organization part 2 for standard 11th. ओके तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं. पब्लिक राइट अलोंग चिल्ड्रन, तुम्हारा नोट्स बनेगा. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. ओके पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब कि ये स्टेट की ओनरशिप है. यहाँ स्टेट मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र स्टेट या और कोई राजस्थान स्टेट. स्टेट मतलब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं. तो एक डेफिनेशन हम लोग कर लेते हैं. प्रोफेसर हैंसन ने क्या बोला है, लिख लो. प्रोफेसर हैंसन. पब्लिक एंटरप्राइज मीन्स स्टेट ओनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट की ओनरशिप. स्टेट ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट ने ओन किया है उसको. स्टेट ओनरशिप and operation of industrial agricultural financial and commercial undertaking. जो प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं वो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है. लेकिन जो स्टेट कंट्रोल्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि स्टेट या गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है इन ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स, ठीक है. तो इसमें काम क्या करते हैं, कौन सी गवर्नमेंट, तो इट कैन बी सेंट्रल, इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और इट कैन बी लोकल गवर्नमेंट. वो लोग ही प्राइस डिसाइड करते हैं गुड्स के, वो लोग ही ऑपरेशन करते हैं. तो जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके हिसाब से चल रहा है, एग्रीकल्चरल उनके हिसाब से चल रहा है, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग. तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस वो डिसाइड करे, ऑपरेशन वो डिसाइड करे. इट इज ऑल एवरीथिंग डन बाय द गवर्नमेंट. ओके अब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस 3 तरह के होते हैं. चलो वो लिखे हम कौन से 3 तरह के होते हैं. एमसीक्यू ध्यान में रखते हुए भी हमको करना है कि लॉन्ग आंसर्स भी होते जाए, शॉर्ट भी होते जाए. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस. यदि मैं बोलूं कि इसका मुझे क्लासिफिकेशन करना है, तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का यदि मुझे क्लासिफिकेशन करना है तो 3 सेक्टर हो गए वो. फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. प्लीज राइट अलोंग, नहीं तो आप भूल जाएंगे. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, देन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. स्टैट्यूट मतलब बाय लॉ, बैक्ड बाय लॉ, उससे बना स्टैट्यूटरी. स्टैट्यूटरी
गवर्नमेंट कंपनी। तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी सिर्फ नाम तीनों के याद हो जाने चाहिए। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन है। अब हम समझते हैं कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड। देखो 4 कीवर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड, controlled and financed by government is known as डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल और फाइनेंस गवर्नमेंट के हाथ में है, उसको हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बेटा, वो भी हमको ध्यान करने हैं। एग्जाम्पल होगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल रेलवेज। सबने रेलवेज की सुविधाएं यूज की है। पोस्ट ऑफिस, डिफेंस इंडस्ट्रीज, रेडियो। आपके जमाने में शायद आप रेडियो कम सुनते थे, सुनते होंगे, हम लोग बहुत सुनते थे रेडियो। और एनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। सो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल एंड फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल्स वो आपको पूछ सकते हैं, रेलवेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, तो आपको आंसर देना पड़ेगा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इसका मीनिंग हम लोग करेंगे। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? इट इज एन ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडी it is an autonomous corporate body created by the special act of the parliament, created by the, खुद पार्लियामेंट ने बनाया इसको, created by the special act of the parliament or state legislative with defined powers, functions and duties. With defined powers, function and duties. तो state held statutory corporation by subscribing to its capital. तो इसमें एग्जाम्पल क्या है देखो, खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और LIC दो बड़ी चीजें हैं जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। एक बार लिखो एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
and LIC. यदि आप ऑटोनॉमस का मतलब समझना चाहे तो ऑटोनॉमस बॉडी होती क्या है, मतलब कि बैक्ड बाय गवर्नमेंट, जिसमें कोई भी पब्लिक सर्विस दी जा रही है, ठीक है, लॉ से बैक्ड है ये, इसका कंट्रोल भी कहाँ है, गवर्नमेंट के पास है, लेकिन लॉ से बैक्ड है। और जैसे इस केस में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव ने इसके पावर्स डिफाइन किए हैं। तो एग्जाम्पल दोनों याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड LIC। तो ये हुआ आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मीनिंग। अब बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी। देखो, आपको एक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी रजिस्टर किसमें है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आगे ग्रेजुएशन में पढ़ते ही है ना कंपनीज एक्ट 2013, तो अभी इसका ईयर भी याद करो ना, कंपनीज एक्ट 2013 having minimum 50% of paid up share capital held by the central government or any state government or partly by central government or partly by one or more state government is known as government company। मतलब सीधी सी बात है कि कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 में, और उसका जो मिनिमम 51% paid up share capital, मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, हेल्ड बाय, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट लिख रही हूँ, आप ध्यान रखना गवर्नमेंट का यहाँ मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, कैसे भी करके 51% गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, मिनिमम 51%, दैट इज मेजोरिटी उनके पास हो गई ना, 100% शेयर्स में से 51% गवर्नमेंट के पास है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NTPC फुल फॉर्म लिखो इसका, NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आप प्लीज लिखिए NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। उसके बाद भेल, दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उसके बाद HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो ये तीनों गवर्नमेंट कंपनीज है। मैम एनटीपीसी एक बार रिपीट करो ना। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एंड मैम एचएमडी,
HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, BHEL भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मैं बोर्ड इरेज कर रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे कुछ एमएनसी के बारे में। ये बहुत एमएनसी मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। और ये अभी ट्रेंड में है कि बाहर से कंपनीज आती है, इंडिया में काम करती है, ओके। और दैट इज कि बाहर के कंट्रीज, लेकिन हमारे हमारे कंट्री की ऑर्गेनाइजेशंस भी, हमारे कंट्री के कुछ बिजनेस भी इतने बड़े हैं कि वो वर्ल्ड में है, ठीक है। तो बोथ वेज है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे एमएनसी। बस मैं थोड़े टाइम के बाद ज्वाइन करूँ क्या? हाँ अवंती, अभी नहीं, हाँ, कितने बजे आऊँ? मैं बताती हूँ। मुझे मैसेज कर देना। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। फुल फॉर्म भी याद रखना, एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इसका मीनिंग क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इट इज एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन that operates in many different countries मतलब अक्रॉस द ग्लोब है ये, सिर्फ एक कंट्री में नहीं, इन मोर देन वन कंट्री, दैट ऑपरेट्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज। देखो, मैं वर्ड टू वर्ड लर्न करने नहीं बोलती, लेकिन कीवर्ड्स तो याद करने पड़ेंगे ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री या मेनी डिफरेंट कंट्रीज, इतना नहीं लिखेंगे तो टीचर बेचारा मार्क्स का देगा। मेनी डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम। many different countries। अब कुछ इंडियन मल्टीनेशनल्स के एग्जाम्पल करते हैं हम। जो इंडिया की कंपनीज है बट अक्रॉस द ग्लोब है या ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री है, इंफोसिस, इंफोसिस का नाम लेते हैं तो मिसेस सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति याद आते हैं। बाटा इंडिया, टाटा मोटर्स, इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी है। तो दिस इज मल्टीनेशनल कंपनी। अब एक बार हम करेंगे फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स। मैं बोर्ड इरेज कर रही हूँ। या देयर विल बी मेनी मोर, आप ढूंढ सकते हैं। एंड यू विल बी प्राउड टू बी एन इंडियन, कि इंडियन ओरिजिन की कंपनीज और कहाँ कहाँ फैली हुई है। चलिए, फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी।
देखो, बहुत जगह काम करना आसान बात तो नहीं है। तो सबसे पहले आपका ओरिजिन कहाँ है उसके बारे में बात करेंगे, कि आपकी होम कंट्री कौन सी है और आप बाकी कहाँ है। मैं बाकी सबके भी मेरिट्स डीमेरिट्स कराऊंगी, मुझे लाइन से चलने दो। ओके, तो आपका ओरिजिन कहाँ है, आप कहाँ का काम कर रहे हैं, उसके बाद आपके इंटरनेशनल ऑपरेशंस की बात होगी। क्या करें आप दूसरी कंट्रीज में, कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी यूज करते होगे जो कि वेरी एडवांस एंड सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होगी, तब आदमी एक जगह रहकर भी वर्ल्ड में प्रेजेंस बना सकता है अपनी। सो यू मस्ट बी यूजिंग सम एडवांस्ड एंड सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। एंड एमएनसी हो, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ही मार्केट में उतरते हैं, क्योंकि बहुत सारी कैपिटल लगी हुई होती है। तो हम पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, एवरीथिंग, एंड देन यू केटर टू वेरियस पार्ट्स ऑफ मार्केट। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं सिर्फ एक कंट्री से तो जुड़ी नहीं, काफी कंट्रीज से हूँ, तो मेरे ऑपरेशंस जो होंगे वो इंटरनेशनल होंगे, इंटरनेशनल ऑपरेशंस। यदि मैं एक से ज्यादा कंट्रीज में हूँ तो मेरी सेल्स भी हाई होगी, दैट इज मेरा टर्नओवर भी हाई होगा, और मेरे एसेट्स भी ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली आई एम अ मल्टीनेशनल, तो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर। एंड भले ही हम हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन कंट्रोल एक जगह होता है, रूल्स लॉज एक जगह बनते हैं जो कि मेरे इंटरनल कंट्रोल के है, और वो हर जगह फॉलो करते हैं। ओके, सो देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी को मैनेज करना आसान नहीं है। आपका मैनेजमेंट खराब है तो डूबते देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं एमएनसीज को मैनेज करने के लिए। तो इनका मैनेजमेंट कैसा होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, आप जब मल्टीनेशनल जाते हैं तो हर कंट्री के गवर्नमेंट अलग होते हैं, हर कंट्री के अलग लॉज होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, आप ऐसे ही कहीं भी उठ के नहीं जा सकते। तो आपकी उस कंट्री में लॉफुल एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए, एंड आप जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस वो फॉलो किए जाने चाहिए। तो यू हैव अ लीगल एग्जिस्टेंस एंड गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है। Okay, so these were the features of multinational corporation. Now we'll talk about the merits and demerits
of multinational corporation. देखो, कोई भी कंपनी आती है तो कितने सारे लोगों को जॉब देती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा देखो, यदि लोग खाली बैठेंगे ना, बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर है भाई, इससे अच्छा तो काम करना। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इन कंपनीज के कारण, कितने लोगों को काम दे देती है। उसके बाद काम मिलेगा, लोग पैसे कमाएंगे, अलग अलग वैरायटी के गुड्स उनको मिलेंगे, तो देयर इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, improvement in standard of living, ये मेरिट है एमएनसी का। उसके बाद फॉरेन कैपिटल आपकी कंट्री में आएगी, एमएनसी आएगी तो फॉरेन कैपिटल भी तो आएगी, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, जब साथ में मिलके काम करेंगे तो देयर इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। सो इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर, मतलब आई से देखो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आई से इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, आई से इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। जो भी आइडल रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज जो भी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, आपकी कंट्री के आइडल यदि है तो उसका प्रॉपर यूज हो जाएगा। प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज, इसमें भी आई पकड़ लो। प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज, यदि कोई लोकल मोनोपोलीज है तो उसका एंड हो जाएगा, क्योंकि अब बाहर की कंपनीज आ रही है, कॉम्पिटिटिव रेट्स में गुड्स देगी अच्छी क्वालिटी के। सो एंड ऑफ लोकल मोनोपोली, इससे कस्टमर को फायदा होगा। एंड कोई भी कोई भी कंपनी दूसरी कंट्री में आती है, अपने तौर तरीके, अपना वर्किंग पैटर्न, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आती है, जिससे कि देख के होम कंट्री सीख सकती है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एंड साथ में ऐसी कंपनीज को चलाने के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए, तो मैनेजरियल डेवलपमेंट भी हो रहा है। होम कंट्री, होस्ट कंट्री में नेक्स्ट, इसे साथ वाले नेक्स्ट क्लास में बता रही हूँ। मैनेजरियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बेटर, देखो आपकी कंट्री डेवलप तभी कर सकती है जब आपके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इतना पैसा डालती है टू मेक बेटर रोड, ब्रिजेस, डैम, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सैनिटाइजेशन, कम्युनिकेशन? ये सब यदि बेटर नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो बिजनेस कैसे करेगा बिजनेसमैन? तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला जाता है। गवर्नमेंट लोन लेके भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का अच्छा करेगी, सो दैट हम कभी अंडर डेवलप से डेवलपिंग बने और डेवलपिंग से हम डेवलप कंट्री बने। ओके,
लेकिन एमएनसी के कुछ डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। क्या है वो डीमेरिट्स? भाई वो हमारी कंट्री में आए, काम करे, प्रॉफिट बनाए और प्रॉफिट को हमारी कंट्री में नहीं रखे, अपने होम कंट्री में लेके चले जाए, तो हम क्या ही कर लेंगे? तो दे माइट टेक अवे प्रॉफिट्स टू होम कंट्री, टेक अवे प्रॉफिट्स टू होम कंट्री। यहां से कमाया, अपनी कंट्री में लेके चले गए, तो प्रॉफिट था वो वापस से हमारी कंट्री में नहीं लगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए डेंजर है ये। यदि वो उस लेवल का काम नहीं कर पाई तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो बेस्ट काम करेगा वो ही रहेगा। तो डेंजर टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ गई, पॉल्यूशन फैलाया, तो दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द एनवायरमेंट। प्रोडक्शन प्रोसेस में कई बार पॉल्यूशन फैलता है, क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द एनवायरमेंट। एमएनसी है, बड़ा स्टेटस लेके आई है, यदि वो अपना स्टेटस को मिसयूज करे, ठीक है ना, दैट माइट हैपन। तो मिसयूज ऑफ द माइटी स्टेटस, पावरफुल तो है ही पैसे से, देखो हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में आए तो हमारे कंट्री के लोगों को स्किल्ड बनाए, लेकिन कुछ स्किल्ड लेबर तो वो खुद की कंट्री से ही लेकर आएगी, तो फिर उतना स्किल्ड लेबर जो वो खुद की कंट्री से लोगों को लेकर आ रही है, हमारी कंट्री के लोगों को तो काम नहीं मिला। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कई बार इंपोर्ट करते हैं स्किल्ड लेबर, जबकि हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों को वो ट्रेन करें। सो मल्टीनेशनल corporations import skilled labor। इंटरफेरेंस हो सकता है, ऐसे ही काम होगा, तो दैट इज इंटरफेरेंस। एंड पॉलिटिकल करप्शन भी हो सकता है, इतने पावरफुल हो कि पॉलिटिकल करप्शन को जन्म दे दे। एनकरेज पॉलिटिकल करप्शन। तो ये बात हुई एमएनसी की, फीचर्स ऑफ एमएनसी, मेरिट्स ऑफ एमएनसी, डीमेरिट्स ऑफ एमएनसी। हाँ, डंपिंग भी कर सकते हैं, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। डंपिंग मतलब आपकी कंट्री में बहुत सारा सामान लाके डंप कर दिया सस्ते में, ठीक है, तो और लोगों को आदत दिलाती उस चीज की, अब उन